इस लेक्चर में हम सीरीज के ऊपर गौर करेंगे। सीरीज दो किस्मों की हो सकती हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट सीरीज में हम आदाद को जमा करते हैं एक हद तक। इन्फिनिट सीरीज में हम लातादाद आदाद को जमा करते हैं और उनका हासिल या तो एक अदद हो सकता है या फिर लामहदूद हो सकता है। और अगर लामहदूद है या कि इसका हम हासिल मालूम ही नहीं कर सकते तो हम ये कहते हैं कि वो सीरीज कन्वर्ज नहीं करता। इसके बरक्स एक कन्वर्जेंट सीरीज का हासिल एक अदद है। लेकिन ये कैसे मालूम किया जाए कि एक सीरीज कन्वर्ज करता है कि नहीं करता है? इसके लिए हमें मुख्तलिफ तरीक़े ईजाद करने पड़ेंगे और इन पर वक्त लगाना ज़रूरी इसलिए है कि सीरीज़ का कन्वर्जेंस एक बहुत अहम मौजू है, मैथमेटिक्स में भी और फिज़िक्स में भी। तो आइए इस पर गौर करते हैं। सीरीज का मतलब तो आप ज़रूर जानते हैं। अगर हम बहुत से आदाद को जमा करते चले जाएं, A1 जमा A2 जमा A3, और अगर इसका कोई आखिरी अदद हो, उसको हम AN कहेंगे, तो इसको हम यूं लिखते हैं, N 1 से N तक चलता है, और इसको हम फाइनाइट सीरीज कहेंगे। फाइनाइट इसलिए कि इसका कोई आखिरी अदद था। लेकिन अगर ये लामहदूद हो और इसमें अगर हम जमा करते चले जाएं, इसका कोई आखिरी अदद अगर ना हो, तो फिर हम इसको यूं लिखते हैं, n 1 से इन्फिनिटी तक चलता है और ये इन्फिनिट सीरीज कहलाता। अब इन्फिनिट हो या फाइनाइट हो, इनको जमा करके इनका हासिल मालूम करना कोई आसान काम नहीं होता, और अक्सर व बेशतर सीरीज के लिए हम ये काम नहीं कर सकते। लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज एक खास सीरीज है जिसमें हम फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज दोनों का हासिल मालूम कर सकेंगे। तो इसका नमूना आपके सामने है। यहां r कोई सा भी अदद है और बस हम ये शर्त लगाएंगे कि r 1 से कम हो। हाँ, मनफी भी हो सकता है, लेकिन इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरह से किया जाए। अगर हम सिर्फ n आदाद लें तो फिर उससे जमा ये बनती है, r जमा r ताकत 2 जमा r ताकत 3, और ये सिलसिला Rn पे ख़त्म होता है। अब चलिए मैं इसको R से ज़र्ब देता हूं, तो RSN बना R जमा R ताकत 2 जमा R ताकत 3, और होते होते ये Rn पे पहुंचेगा और फिर एक ताकत ज़्यादा। अब मैं इसमें से ये तफरीक करूंगा, मतलब ये कि अब हम Sn मनफी RSN बनाएंगे, और इससे फिर वाज़े है कि ये R इस R के साथ कटेगा, ये R ताकत 2 इस R ताकत 2 से कटेगा, तो ये कटते चले जाएंगे और ये इसके साथ कटेगा, सिर्फ ये रह जाएगा 1 मनफी R ताकत N जमा 1। तो यहां से फिर Sn की कीमत निकल आई। Sn को हम फिर यूं लिखेंगे 1 मनफी R बराबर 1 मनफी R ताकत N जमा 1, और फिर इधर से हमें Sn मिलता है जो 1/1 मनफी R, और फिर उसमें से ये निकालना पड़ता। तो ये एक अहम नतीजा बनता है। अब हम अगर n को बढ़ाते चले जाएं तो वाज़े है कि Sn 1/1 मनफी R बनेगा, और इसको हम S कहते हैं। तो ये S इन्फिनिट सीरीज का हासिल है, उन तमाम आदाद की जमा है। ये एक फॉर्मूला है जो आपको ज़रूर याद रखना चाहिए।
अब यहां पर हमने न सिर्फ s की कीमत निकाल ली है, लेकिन ये भी देखा है कि एक सिलसिला बनता है S1, S2, S3 वगैरह का, और जैसे जैसे n बढ़ता जाता है वैसे वैसे हम s के नजदीक पहुंचते हैं। तो ये इस बात की दलील है कि ये इन्फिनिट सीरीज वजूद रखता है, और ये कि हमने इन तमाम आदात को जमा कर लिया और उनका हासिल मालूम करने में कामयाब हुए। हमने अभी जो नतीजा निकाला, यानी कि इस ज्योमेट्रिक सीरीज का हासिल मालूम किया, उसको हम इस्तेमाल करेंगे इस सीरीज का हासिल मालूम करने के लिए। तो चलिए पहले हम इस सीरीज को यूं लिखते हैं। ये 2 ताकत n-1/6 n है, और यहां n चलता है 2 से इन्फिनिटी तक, और इसके मैं 2 सीरीज बनाता हूं। एक ये लिख चुका हूं, दूसरा ये है, और यहां भी n 2 से आगे तक चलता है। तो सबसे पहले मैं इसको यूं लिखता हूं, इस 1/2 को मैं बाहर निकालता हूं, और यहां पर ये बन जाएगा 2/6 ताकत n, और याद रहे कि n 2 से चलता है, और इसको फिर यूं लिखा जाएगा। यहां पर देखिए, हमने तो ये निकाला था कि अगर ये 0 से चले इन्फिनिटी तक, तब ये 1/1 मनफी r बनता है। चुनाचे इसको हम जरा मुख्तलिफ शक्ल में लिखेंगे। पहले वाले को हम यूं लिखेंगे, n जो 0 से इन्फिनिटी तक चलता, और यहां पर 2/6 तो 1/3 है, n ही आएगा। लेकिन अब मुझे इसमें से 2 टर्म्स तफरीक करनी पड़ेंगी, यानी कि जब n 0 होगा और जब n 1 होगा। लिहाजा अब n 0 से इन्फिनिटी तक चलता है, 2 से इन्फिनिटी तक नहीं, लेकिन मुझे ये इसमें से निकालना पड़ा। और इसी तरह यहां पर अब n 0 से इन्फिनिटी तक चलेगा, यहां 1/6 ताकत n है, और इसमें से भी मुझे n बराबर 0 के निकालना होगा, जो 1 है, और फिर जब n 1 होगा। लिहाजा अब हम वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ, और यहां पर आएगा 1, और फिर नीचे 1-1/3, और फिर यहां ये निकालना होगा। इधर हमें 1-1/6 लिखना होगा, और अब इसका जवाब तो आप खुद ही निकाल सकते हैं। वो मेरे हिसाब से बनता है -1/60। बहुत कम ऐसी सीरीज हैं जिनका हासिल हम मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक और मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। इसको टेलीस्कोपिंग सीरीज कहा जाता है। इस इस्तिलाह की वजह बहुत जल्द समझ में आएगी, और इसका हम हासिल मालूम कर सकेंगे, सिर्फ इन्फिनिट सीरीज नहीं लेकिन फाइनाइट का भी। तो चलिए हम ये फाइनाइट सीरीज बनाते हैं। यहां n 1 से n तक चलेगा। अब इस 1/n n-1 को मैं एक और तरह से लिखता हूं। मैं इसको 1/n-1/n-1 लिखता हूं। तो अगर n-1 को इस तरफ ले गए, n को इधर, तो वाज़ेह है कि ये दोनों बराबर हैं। अब चलिए मैं सबसे पहले n को 1 की कीमत देता हूं। तो ये बनता है 1/1-1/2। अब n को 2 करता हूं, तो उससे 1/2-1/3 बनेगा, और फिर n को 3 करने से ये बनेगा, और यूं ये सिलसिला चलता चला जाएगा। और फिर आखिरी टर्म में जब n के बराबर होगा, तो यहां 1/n-1/n-1। अब ये मुलाहिजा कीजिए, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ये अगली टर्म के साथ कट जाएगा,
और ये पिछली टर्म के साथ कटेगा, यानी कि जो यहाँ मैंने छोड़ी हुई है। तो यहाँ से हमें एक बड़ा अच्छा साफ सुथरा नतीजा मिला कि एस एन बनता है 1-1/n/1। गोया कि ये एक सीक्वेंस है। अगर हम S1 S2 वगैरह ये बनाते चले गए, Sn और आगे भी अगर निकले, यानी कि अगर इसको हमने लामहदूद सीक्वेंस कर दिया, तो वाज़ेह है कि S1 S2 Sn एक हद पर जाके पहुंचेंगे। गोया कि Sn जब n बहुत बढ़ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये फिर S बनेगा, और जब n को हम यहां पर बहुत बड़ा कर देंगे तो ये 1 बनेगा। गोया कि ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है और उसकी हद 1 है। गोया कि ये सीरीज वजूद रखता है, और इसको अगर हम S कहें तो उस S की कीमत 1 है। अब मैं इस सवाल की तरफ आता हूं कि वो क्या शराइत हैं कि एक इन्फिनिट सीरीज डाइवर्ज करे, यानी कि वजूद ना रखे। इसका मतलब ये कि ये तमाम आदाद की जमा कोई अदद नहीं है, इन्फिनिटी है या मनफी इन्फिनिटी है। उस सूरत में हम कहेंगे कि ये सीरीज वजूद नहीं रखता। पहली बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर an जैसे जैसे n बढ़ता चला जाता है सिफर ना हो, तो फिर ये सीरीज वजूद नहीं रखेगा। बात इसलिए वाज़ेह है कि अगर a1 जमा a2 जमा a3 जमा a4 हम ये बनाते चले गए, तो अगर ये आदाद बढ़ते चले गए या इन्फिनिटी पर जाकर किसी एक अदद पर ठहर गए, तो उसका मतलब ये कि इनका हासिल इन्फिनिटी होगा, कोई अदद नहीं होगा। मसलन अगर an 1 हो, या अगर an n ताकत 2 हो, तो उस सूरत में हम 1 जमा 4 जमा 9 जमा 16 जमा 25 वगैरह ये बनाते चले जाएंगे, और इसका कोई हासिल नहीं, ये इन्फिनिटी है। अगर an ये हो तो फिर ये सीरीज डाइवर्ज करेगा। तो हां, ये बात तो जरूरी है कि an को सिफर पे जाना चाहिए जैसे जैसे n बढ़ता चला जाता है, लेकिन ये काफी नहीं है। अब इसकी मैं एक मिसाल आपके सामने रखता हूं। अगर हम an को 1/n लें, तो हां, ये बिल्कुल सिफर पर पहुंचता है जैसे जैसे n इन्फिनिटी पर पहुंचता है। लेकिन चलिए हम ये सीरीज बनाते हैं या बनाने की कोशिश करते हैं। n 1 से इन्फिनिटी तक चलेगा और an 1/n है। इसको हम खोलते हैं। यह है 1 जमा 1/2 जमा 1/3 1/4, और मुझे कई सारी टर्में लिखनी होंगी क्योंकि यहाँ पर एक अहम बात हमारे सामने आएगी। तो यहाँ 1/8 जमा 1/9 जमा 1/10, और ये सिलसिला आगे तक चलता। अब चलिए मैं इस तरह करता हूँ कि इन 2 टर्म को अलग करता हूँ, फिर इन 4 टर्मों को मैं अलग करता हूँ, और अब जगह यहाँ नहीं रही, लेकिन इनको भी मैं जमा कर सकता हूँ। अब यहाँ पर यह बात वाज़ेह है कि 1/3 जमा 1/4 ये 1/2 से ज्यादा है, और यहाँ पर 4 टर्में हैं। सबसे छोटी 1/8 है, और इनको, इन 4 आदाद को अगर जमा किया जाए तो इनका हासिल भी 1/2 से बड़ा है। और इसी तरह यहाँ पर भी जो आ सकता था उसको हम अगर जमा करते तो वो 1/2 से बड़ा है। लिहाजा अब इनको हम जमा करते चले जाएंगे तो 1 जमा 1/2, फिर कोई ऐसा अदद जो
निस्फ से बड़ा है, फिर जो निस्फ से बड़ा है, और इस तरह ये चलता चला जाएगा। अब ऐसी टर्में तो लामहदूद हैं, चुनाचे इसका कोई हासिल नहीं और ये इन्फिनिटी पर जाएगा। गोया कि हम ये कहेंगे कि ये सीरीज डाइवर्जेंट है, ये सीरीज वजूद नहीं रखता। ये बात जरूर याद रखिएगा क्योंकि हम बाद में भी इसको इस्तेमाल करेंगे। अब ये सवाल आपके सामने है, ये एक इन्फिनिट सीरीज है, इस सीरीज में हर अदद मुस्बत है, ये सिफर या सिफर से बड़ा होगा, मनफी नहीं होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शराइत हैं कि ये यकीनी तौर पर वजूद रखे, यानी कि ये कन्वर्ज करे। उसका एक जवाब ये हो सकता है कि अगर हम इस सीरीज को दो दूसरी सीरीज के दरमियान फंसा सके तो फिर ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। तो चलिए मैं एक सीरीज इस तरह की बनाता हूं, A1 जमा A2 जमा A3, और ये सारे मुस्बत आदाद हैं और ये एक लामहदूद सीरीज है, इन्फिनिट सीरीज है, जिसको हम यूं लिखते हैं, ये 1 से इन्फिनिटी तक चलेगा और इस सीरीज का हासिल, इसको हम कोई सा नाम देंगे, चलिए A कहें। एक और सीरीज लीजिए CN, वो इस तरह का है, N 1 से इन्फिनिटी तक चलता है और ये C1 जमा C2 जमा C3 वगैरह, और इसका हासिल C है। जिस सीरीज से हमें गर्ज है उसको B का नाम दिया गया है और ये B1 A1 से छोटा है और C1 से बड़ा है, B2 A2 से छोटा है, C2 से बड़ा है, और इसी तरह B3 A3 से छोटा है, C3 से बड़ा है, और इसको हम ये नाम देंगे n बराबर 1 ता इन्फिनिटी Bn। अब चूंकि A सीरीज और C सीरीज दोनों कन्वर्ज करते हैं और B A और C के दरमियान फंसा हुआ है, मतलब यह कि Bn An से छोटा है या उसके बराबर है और Cn से बड़ा है या उसके बराबर है, लिहाजा अगर A कन्वर्ज करता है और C कन्वर्ज करता है तो फिर B को भी कन्वर्ज करना पड़ेगा, इसका हासिल B होगा और B A और C के दरमियान होगा। अगर हम चाहें तो सारे Cn को सिफर किया जा सकता है, उस सूरत में दो ही सीरीज रह जाते हैं, यानी कि A और B। तो फिर शर्त सिर्फ ये बनती है कि Bn An से अगर छोटा हो, उस सूरत में ये इन्फिनिट सीरीज n इन्फिनिटी पर जाता है, वजूद रखेगा और ये An से छोटा होगा, गोया कि इसका जो हासिल है वो इसके हासिल से छोटा होगा। वो इसलिए कि हर Bn हर An से छोटा है, लिहाजा इनकी जमा और इनकी जमा में ये ताल्लुक होना लाजमी है। इसको मुकाबले का टेस्ट भी कहते हैं या कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। एक मिसाल, क्या हम ये मालूम कर सकते हैं आया कि 1/n फैक्टोरियल कन्वर्ज करता है कि डाइवर्ज करता है? हां, इसलिए कि n फैक्टोरियल यकीनी तौर पर 2 ताकत n से बड़ा है। बस ये खोल के देखिए, ये देखें कि n फैक्टोरियल का मतलब है n-1, n-2 वगैरह, और ये सिलसिला चलता है 1 तक, जबकि 2 ताकत n इस तरह का है 2, 2, 2 और ये यहां तक चलता है। लेकिन n 2 से बड़ा है, n-1 2 से बड़ा है, और ये बात फिर बिल्कुल वाज़ेह हो गई। लिहाजा
यहां से ये बात वाज़ेह है कि 1/n फैक्टोरियल 1/2 ताकत n से छोटा है। लिहाजा अगर हम ये बनाएं तो ये 1/2 बटा ताकत n से छोटा होगा, लेकिन ये तो एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और हमें ये पता है कि ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करता है और उसका हासिल भी हमने मालूम किया है। गोया कि अब मुकाबले के टेस्ट से हमें यह पता चला कि क्योंकि ये सीरीज ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज करता है, इसीलिए ये सीरीज 1/n फैक्टोरियल भी कन्वर्ज करेगा। अब हम मुकाबले का टेस्ट इस्तेमाल करेंगे ये जानने के लिए कि मुख्तलिफ सीरीज कन्वर्ज करते हैं या डाइवर्ज करते हैं। तो सबसे पहले ये मिसाल लीजिए। इस सीरीज की शक्ल तो खासी मुश्किल है। यहां साइन n थीटा है या साइन ताकत 2n थीटा है, लेकिन हमें सिर्फ n की बड़ी कीमतों से गर्ज है और इससे बड़ी आसानी पैदा होगी। तो चलिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 1+2 साइन n थीटा जमा साइन ताकत 2n थीटा। ये तो हम वसूख से कह सकते हैं कि साइन चूंकि हमेशा 1 या 1 से कम होगा, इसलिए इसकी कीमत 4 से यकीनन कम होगी या 4 के बराबर होगी। और अगर नीचे देखा जाए तो यहां 3 ताकत n जमा 5 n ताकत 2 है और यहां हम ये बात यकीन से कह सकते हैं कि ये 3 ताकत n से छोटा है, इसलिए कि ये कोई मुस्बत अदद है। लिहाजा अगर an को देखा जाए तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये 4/3 ताकत n से छोटा है। अगर इससे छोटा है तो उसका मतलब ये हुआ कि फिर अगर हम इसको जमा करते चले गए तो ये 4 सम 1/3 ताकत n इससे छोटा होगा। लेकिन ये आप जानते हैं कि ज्योमेट्रिक सीरीज है और ये इन्फिनिटी से कम कीमत रखता है, यानी कि ये कन्वर्ज करता है। गोया कि हम ये कह सकते हैं कि मुकाबले का टेस्ट हमें बताता है कि हां, ये सीरीज कन्वर्ज करता है। अब इस सीरीज को देखें। साइन 1/n n यहां जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो हमें पता है कि साइन 1/n ये 1/n के नजदीक पहुंचेगा। हमें इससे गर्ज नहीं कि n जब छोटा है तो साइन की क्या कीमत होगी, हमें सिर्फ बड़े n से गर्ज है। चुनाचे अगर हम इसको देखें, साइन 1/n को हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। चलिए अगर ये 1 ता इन्फिनिटी है तो इसको हम 2 में तोड़ते हैं। 1 ता n साइन 1/n जमा n जमा 1 ता इन्फिनिटी साइन 1/n। ये n अगर कोई बहुत बड़ा अदद हो तो फिर हम यहां पर साइन 1/n की जगह 1/n लगा सकते हैं। इससे हमें कोई गर्ज नहीं, ये कोई अदद है, इन्फिनिटी नहीं है। हमारी सारी तवज्जो इसी की तरफ होनी चाहिए अगर सिर्फ कन्वर्जेंस का सवाल हो। अब हम पहले ये देख चुके हैं कि 1/n का सीरीज डाइवर्ज करता है, वजूद नहीं रखता है या इन्फिनिटी है, ये सारे हम माने हैं। लिहाजा ये सीरीज भी वजूद नहीं रखता, ये डाइवर्ज करता है, ये कन्वर्ज नहीं करता। एक दूसरा टेस्ट, अगर कोई सीरीज ये टेस्ट पास कर जाए तो फिर हम यकीन से ये कह सकेंगे कि वो सीरीज कन्वर्ज करता है। इसको तनासुबी टेस्ट या रेशियो टेस्ट कहते हैं, इसलिए
कि यहां पर यह देखा जाता है कि अगर उस सीरीज का n+1 टर्म देखा जाए और उसका तनासुब लिया जाए nth टर्म के साथ, अगर ये 1 से कम हो तो फिर उस सूरत में ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। इसको साबित करना मुश्किल नहीं है। चलिए, ये सीरीज है 1 ता इन्फिनिटी bn। इसको हम 2 हिस्सों में तोड़ेंगे। एक हिस्सा 1 से n-1 तक चलेगा और दूसरा हिस्सा चलिए हम n से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं, और यहां n कोई सा भी बड़ा अदद होगा, यानी कि इतना बड़ा कि फिर bn जमा 1 से बड़ा हो और वो n-2 से बड़ा हो वगैरह। इस शर्त को हम यूं लिख सकते हैं कि bn-1 फिर r bn के बराबर है और r 1 से छोटा है। अगर r 1 से छोटा हो तो जाहिर है कि bn-1 bn से छोटा होगा। इसी तरह bn-2 r bn-1 होगा वगैरह। तो यह सिलसिला यहां चलता रहेगा। अब चलिए मैं इस हिस्से को देखता हूं। तो यहां हमें bn-1 bn-2 वगैरह ये सारा निकालना है, इसका हासिल मालूम करना है, जिसको मैं फिर यूं लिख सकता हूं bn को बाहर निकालकर 1 bn-1 बटा bn, और फिर यहां पर bn-2 और बटा bn है, लेकिन मैं यहां bn-1 लिखता हूं और इधर भी यही चीज लिखूंगा ताकि ये और ये आपस में कट जाएं और ये सिलसिला आगे तक चलता। अब जाहिर है कि ये bn 1-r-r-2 वगैरह इससे छोटा होगा या इसके बराबर होगा, और चूंकि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बनता है, लिहाजा ये एक फाइनाइट अदद है। मतलब ये कि कोई सा भी अदद है, इन्फिनिटी नहीं है। गोया कि ये हिस्सा फाइनाइट है और ये हिस्सा भी फाइनाइट है। तो अगर ये शर्त पूरी हो तो फिर ये सीरीज कन्वर्ज करेगा। अब ये नोट कीजिए कि अगर ये अदद ठीक 1 के बराबर हो तो उस सूरत में रेशियो टेस्ट बेकार होगा और हमें कोई और टेस्ट दरियाफ्त करना होगा जो इस सीरीज के बारे में हमें मालूमात पहुंचा सके। रेशियो टेस्ट की चंद मिसालें। सबसे पहले ये देखें, हम जानना चाहते हैं कि क्या ये सीरीज कन्वर्ज करता है कि नहीं। यहां an 1/n है, तो चलिए ये तनासुब हम बनाते हैं an+1/an, जो ये बना, और इसको हम फिर n/n-1 लिख सकते हैं। अब जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा, यानी कि इन्फिनिटी को पहुंचेगा, तो ये 1 के नजदीक पहुंचेगा। गोया कि हम कुछ कह नहीं सकते रेशियो टेस्ट के इस्तेमाल से आया कि ये सीरीज यानी कि 1/n कन्वर्ज करता है कि नहीं करता। गोया कि यहां से हमें कुछ नहीं पता चला। अब अगर हम ये लें, यहां an 1/n-2 है, 3 भी मैं ले सकता था, 4 भी, लेकिन इधर भी हमें यही चीज मिलेगी, इसलिए कि ये फिर बनेगा n-2 जमा n-1-2, और ये भी 1 पर पहुंचता है जैसे जैसे n बढ़ता है। गोया कि इधर भी हमें कुछ भी नहीं पता चला। रेशियो टेस्ट इस सीरीज और इस सीरीज के लिए बेकार हुआ।
लेकिन अब एक ऐसी मिसाल जहां रेशियो टेस्ट हमें बता सकता है आया कि ये सीरीज यहां पर ए एन को मैंने 1/n फैक्टोरियल लिया, आया कि ये सीरीज कन्वर्ज करेगा कि नहीं। तो यहां पर अगर ए एन जमा 1/an बनाया जाए तो यहां पर हमें यह मिलता है 1/n+1 फैक्टोरियल और ऊपर n फैक्टोरियल। अब चलिए इसको अगर हम खोलते चले जाएं तो ये बनता है n फैक्टोरियल और n+1 फैक्टोरियल ये है n+1 n फैक्टोरियल। इसको और इसको अगर आप काटें तो ये फिर बनता है 1/n+1 और जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये 0 के नजदीक पहुंचेगा, गोया कि ये 1 से छोटा है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि 1/n फैक्टोरियल का सीरीज कन्वर्ज करता है। यस, आपको जरूर ये याद होगा कि जब हमने एक्सपोनेंशियल की बात की थी तो एक्सपोनेंशियल को यूं खोला जा सकता है x ताकत n/n फैक्टोरियल। तो यहां अगर x को 1 किया जाए तो इधर से हमें मिलता है e जो 1/n फैक्टोरियल का सम है और यहां सीरीज n बराबर 1 से आगे चलती है इन्फिनिटी तक। लिहाजा ये सीरीज यानी कि 1/n फैक्टोरियल का सीरीज न सिर्फ कन्वर्ज करता है लेकिन इसका हासिल भी हमें मालूम ये e है जिसकी कीमत 2.73 वगैरह होती है। तो मुख्तसर ये कि कुछ सीरीज के लिए रेशियो टेस्ट कामयाब होता है और कुछ के लिए नहीं होता। ये एक तीसरा टेस्ट है जो इंटीग्रल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पर कोई इन्फिनिट सीरीज है और अगर हम a1 को f(1) कहें, a2 को f(2) कहें वगैरह, तो इसका मतलब यह कि कोई ऐसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इन्फिनिटी तक। इस निचली हद से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपरीली हद अगर इन्फिनिटी हो और अगर ये इंटीग्रल वजूद रखता हो यानी कि इन्फिनिटी से कम हो, कोई फाइनाइट नंबर हो, तो फिर हम ये कह सकते हैं, दावे से कह सकते हैं कि ये सीरीज वजूद रखता है, कन्वर्ज करता है। चलिए इसको समझते हैं और इसका सबूत भी देखते हैं। ये वो सीरीज है जिसके बारे में हम मालूमात हासिल करना चाहते हैं, a1 जमा a2 जमा a3 वगैरह, और मैंने इसको 1 से ज़र्ब यहाँ दिया है, 1 से यहाँ, 1 से यहाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका एक फ़ायदा भी नज़र आएगा आपको। तो ये a1 है, a2, a3 वगैरह, a4 यहाँ आ गया, गोया कि यहाँ से यहाँ तक का फासला a1 है, ये a2 है, ये a3 है वगैरह। जैसा कि मैं बता चुका हूं, हम an को f(n) लिखते हैं और इसका मतलब ये कि a1 f(1) है, a2 f(2) है वगैरह वगैरह। ये f(x) का ग्राफ है। अब आप ये जरूर जानते हैं कि अगर f(x) को इंटीग्रेट किया जाए 1 से 2 तक, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये वो रकबा है जो 1 और 2 के दरमियान है इस खत के नीचे। अगर इंटीग्रेशन 2 से 3 तक हो तो हमें वो रकबा मिलेगा जो इस खत के नीचे है, इस खत के इस हिस्से के नीचे है, यानी कि 2 और 3 के दरमियान। इसी तरह यहां पर 3 से 4 तक चलने से हमें खत के इस हिस्से के नीचे रकबा मिलेगा वगैरह। दूसरी तरफ ये भी नोट कीजिए कि अगर हमने a2 को 1 से ज़र्ब दिया
तो वो ये रकबा बनता है, और अगर A3 को 1 से ज़र्ब दिया तो ये रकबा बनता है, वगैरह। लेकिन ये वाज़ेह है कि जो इंटीग्रल 1 से 2 तक का है, यानी कि जो रकबा इस ख़त के नीचे है, वो A2 से बड़ा है, यानी कि इस रकबे से बड़ा है। इसी तरह जो रकबा 2 और 3 के दरमियान है f ऑफ x का, वो A3 से बड़ा है और ये A4 से बड़ा है। अब अगर मैं इसको जमा करता चला जाऊं तो 1 ता 2, 2 ता 3, 3 ता 4, और ये सिलसिला फिर चलता चला जाएगा और मुझे फिर इंटीग्रल dx 1 ता इन्फिनिटी मिलेगा। लिहाजा हमें ये पता चला है कि अगर f ऑफ x को 1 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट किया जाए तो इससे हमें A2 जमा A3 जमा A4 इस इन्फिनिट सीरीज से ज्यादा रकम मिलेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि इस इन्फिनिट सीरीज का हासिल A2 जमा A3 जमा A4 वगैरह वो इस इंटीग्रल की कीमत से कम है। तो अगर ये इंटीग्रल f ऑफ x का इंटीग्रल वजूद रखता है, इन्फिनिटी से कम है, कन्वर्ज करता है, ये सारे हम माने हैं, तो फिर ये इन्फिनिट सीरीज यानी कि A2 A3 A4 ता इन्फिनिटी, ये इन्फिनिट सीरीज भी वजूद रखेगा। ये एक बड़ी अहम बात हमने पता की है और इंटीग्रल टेस्ट का ये सबूत बनता है। इंटीग्रल टेस्ट की मदद से अब हम बहुत से सीरीज को देखेंगे, आया कि वो कन्वर्ज करते हैं कि डाइवर्ज करते हैं। तो सबसे पहले ये मिसाल लीजिए 1/n ताकत p, यानी कि यहां पर an ये है, p कोई सा भी अदद है, हम मुख्तलिफ कीमतें देंगे इसको, लेकिन यहां इंटीग्रल टेस्ट का ये कहना है कि इस इंटीग्रल को वजूद रखना चाहिए और ये इंटीग्रल किसी अदद a से चलता है इन्फिनिटी तक। इसको बेशक आप 1 कर लें, 2 कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात अब बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगी। हमें सिर्फ ये देखना आया कि ये इंटीग्रल फाइनाइट है कि इन्फिनिट है। तो चलिए इसको हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ये x ताकत मनफी p है a ता इन्फिनिटी, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इसका इंटीग्रल x ताकत मनफी p जमा 1 और नीचे भी मनफी p जमा 1, और इसको a और इन्फिनिटी के दरमियान रखना है। अब यहां पर आप ये जहन में रखें कि p 1 नहीं हो सकता। अगर p 1 हो गया तो फिर यहां नीचे सिफर आ जाएगा, जो कि फिर इसको बेमाने कर देगा। अगर p 1 है तो उसको हमें अलहदा तौर पर हल करना होगा। तो चलिए फर्ज कीजिए कि p की कीमत 2 है। उस सूरत में हमें यह मिलता है कि a ता इन्फिनिटी dx 1/x ताकत 2, ये है मनफी 1/x a ता इन्फिनिटी, जो कि 1/a है। ये एक फाइनाइट नंबर है, कोई सा अदद है। लिहाजा यहां से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि इस इन्फिनिट सीरीज 1/n ताकत 2 का वजूद है कि ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज इसलिए करता है कि ये इंटीग्रल 1/x ताकत 2 वजूद रखता है। तो चलिए ये एक अहम बात हमने पता कर ली, रेशियो टेस्ट से हमें ये नहीं मालूम हो सका था। अब इसको देखते हुए हमें एक और अहम बात पता चलती है कि अगर p 1 से बड़ा हो
तो फिर ये सीरीज यानी कि 1/n ताकत p कन्वर्ज करेगा। और ये फिर अहम बात बनती है कि इधर अगर 3 हो, 4 हो, 1.000002 हो तो भी ये कन्वर्ज करेगा। अब चलिए हम इस पर आते हैं। अगर p 1 हो तो फिर क्या किया जाए? उस सूरत में हमें ये इंटीग्रल हल करना है, a इन्फिनिटी 1/x। इस इंटीग्रल को तो हम हल करना जानते हैं, ये log x है और log x को फिर a और इन्फिनिटी के दरमियान रखना है। गोया कि यहां पर log इन्फिनिटी मनफी log a आता है, मगर log इन्फिनिटी तो वजूद रखता नहीं, ये खुद इन्फिनिट है। लिहाजा यहां से हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि 1/n का सीरीज डाइवर्ज करता है, वजूद नहीं रखता। ये बात तो हमें पहले भी पता थी, लेकिन इंटीग्रल टेस्ट से इसकी तस्दीक हो गई। एक और सवाल, क्या हम ये मालूम कर सकते हैं आया कि ये सीरीज कन्वर्ज करता है कि नहीं करता? अब हमें ये तो पता है कि 1/n का सीरीज नहीं करता, लेकिन अगर इसको log n ताकत 2 से ज़र्ब दिया जाए तो फिर क्या ये कन्वर्ज करेगा कि नहीं? तो चलिए हम इंटीग्रल टेस्ट लगाते हैं इसके ऊपर। इधर 1/x log x ताकत 2 लिखते हैं और इसको यहां a से इन्फिनिटी तक चलाएंगे, a से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस इंटीग्रल को हल करने की खातिर मैं u को log x कहूंगा। उस सूरत में du बनता है dx/x। अब dx/x को मैं यहां पर डालता हूं तो ये हो जाएगा du। log x तो u है, चुनाचे यहां पर 1/u ताकत 2 आएगा। और अब ये देखना है कि निचली हद क्या होगी और ऊपरेली हद क्या होगी। तो जब x a होता है, u बनता है log a। गोया कि यहां पर हमें log a डालना होगा। जब x इन्फिनिट होगा तो u भी इन्फिनिट होगा, क्योंकि log x के साथ बढ़ता जाता है, लिहाजा इधर इन्फिनिटी है। ये इंटीग्रेट करने से हमें मनफी 1/u मिलता है और इसको log a और इन्फिनिटी के दरमियान रखना, जो कि फिर 1/log a बना और ये वजूद रखता है। गोया कि हम दावे से ये कह सकते हैं कि 1/n log n ताकत 2 कन्वर्ज करता है। तो अब हम ये सवाल कर सकते हैं कि क्या ये सीरीज 1/n log n, यहां ताकत 2 नहीं है, क्या ये कन्वर्ज करता है कि नहीं? इसका जवाब हमें ऊपर से मिल जाएगा। उसी तरह से हम u को log x करेंगे, du dx/x बनेगा, लेकिन यहां पर हमें a ता इन्फिनिटी 1/u को इंटीग्रेट करना है। तो इधर से हमें log x मिला और ये a और इन्फिनिटी के दरमियान है, चुनाचे ये खुद इन्फिनिटी है। लिहाजा ये सीरीज डाइवर्ज करता है और उसकी वजह भी कुछ समझ में आती है, इसलिए कि log n बढ़ता जरूर है n के बढ़ने के साथ साथ, लेकिन log n ताकत 2 ज्यादा तेजी से बढ़ता है, जिसका मतलब ये कि an तेजी से यहां घटता है जबकि यहां कम तेजी के साथ घटता है। लिहाजा इधर अगर तमाम ans को जमा किया जाए तो उनका हासिल इन्फिनिटी पर पहुंचता है और ये सीरीज डाइवर्ज करता है जबकि ये कन्वर्ज करता। अब एक नई इस्तिलाह आपके सामने आई है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इसका मतलब मैं सबसे पहले वाज़े करूंगा। ये कोई सीरीज है
A1 जमा A2 जमा A3 वगैरह, और ये एक लामुतनाही सीरीज है, हमें सिर्फ इन्फिनिट सीरीज से गर्ज है। अगर इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए, इन तमाम की एब्सोल्यूट वैल्यूज ली जाए, और अगर ये जमा वजूद रखती है, अगर ये सीरीज का वजूद है, तो फिर हम ये कहेंगे कि A1 जमा A2 जमा A3 वगैरह, यानी कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। कुछ सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होती हैं और कुछ नहीं होती हैं। मिसाल के तौर पर ये सीरीज 1-1/4 जमा 1/9 मनफी 1/16 जमा 1/25 वगैरह, अगर इन टर्म्स की एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाए तो यहां से हमें 1 जमा 1/4 जमा 1/9 और ये मनफी निशान खत्म हो जाता है। ये आप जानते हैं 1/n ताकत 2 है जो कन्वर्ज करता है, और इसीलिए हम इस सीरीज को एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहेंगे। यानी कि अगर हम ये सारी मनफी अलामतें ख़त्म कर दें और सिर्फ मुस्बत अलामतें हों, और अगर ये सीरीज़ कन्वर्ज करता हो, तो फिर उस सूरत में ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। इसके बरक्स अगर हम ये सीरीज़ देखें 1-1/2 जमा 1/3 मनफी 1/4 जमा 1/5 वगैरह, तो यहां पर अगर एब्सोल्यूट वैल्यूज ली जाएं तो उससे फिर हमें ये मिलता है 1/4 जमा 1/5 वगैरह। लेकिन हम ये देख चुके हैं कि 1/n तो कन्वर्ज नहीं करता, ये तो डाइवर्ज करता, गोया कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, जबकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का मतलब तो मैंने आपको बताया है, और एक नई इस्तिलाह अब आपके सामने आई है, मगर इसकी अहमियत क्या बनती है ये समझने के लिए इस मिसाल को देखें। तो ये एक सीरीज है जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। 1-1/2 जमा 1/3 मनफी 1/4, और मुझे काफ़ी सारी टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ 1/7 मनफी 1/8, और ये सिलसिला आगे तक चलता चला जाएगा जितनी यहाँ पर गुंजाइश है वगैरह। ये एक लामुतनाही सिलसिला है। इसका हासिल s है, तो हम कहेंगे कि s वो अदद है जो इनको जमा करने से मिलता है। अब हम इस तरह से करेंगे कि इसकी तरतीब बदल देंगे। तो मैं यहाँ 1/2 के बाद यहाँ 1/4 लिख लूँगा, तो ये इधर लेकर आऊँगा। फिर उसके बाद 1/3 मनफी 1/6, ये इधर आ गया, मनफी 1/8, फिर 1/5 मनफी 1/10, फिर 1/12, फिर 1/7 मनफी 1/14 मनफी 1/16। तो जितने आदाद ऊपर थे उतने ही नीचे हैं, बस मैंने तरतीब बदली है। और तरतीब आपको नजर आती है कि एक मुस्बत मनफी मनफी मुस्बत मनफी मनफी, यहां भी मुस्बत मनफी मनफी, इधर भी ऐसे ही है। अब मैं इन दो को इकट्ठे करता हूं, और इन दो को, और इन दो को, और इन दो को, तो अब नजर आता है कि यह है 1/2 मनफी 1/4, ये 1/6 मनफी 1/8, यहाँ 1/10 मनफी 1/12, इधर से 1/14 आएगा, और यहाँ 16। अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ
और अंदर देखिए क्या बनता है, 1/3 - 1/4। और ये वही तरतीब बन रही है जो आपने शुरू में देखी थी। गोया कि यहां पर हमें वही सीरीज मिली जो ऊपर है, जिसका मतलब यह है कि s बना हाफ s। अब ये बात तो परेशानी की है, इसलिए कि हम s से शुरू करते हैं और इधर हाफ s से पहुंचते हैं। ये कैसे हो सकता है? इसकी वजह ये कि हमें तरतीब बदलने की इजाजत नहीं एक इन्फिनिट सीरीज के लिए। और जो मैंने आपके सामने दलील रखी है वो इस बात का सबूत है कि आप एक ऐसे सीरीज को रीअरेंज नहीं कर सकते जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट ना हो। हां, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो तो बेशक आप उसके अंदर जो आदाद हैं उनको आप रीअरेंज कर सकते हैं, जिस तरतीब से लिखना चाहें लिख सकते हैं। लेकिन वो सीरीज जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होती, उनमें आप ये रद्दोबदल नहीं कर सकते। आपने अभी थोड़ी देर पहले ऑल्टरनेटिंग सीरीज की एक मिसाल देखी थी, और ऑल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब यह है कि एक सीरीज में मुस्बत मनफी ये अलामतें बदलती रहती हैं। ऐसी सीरीज से मुतालिक लाइबनिट्स थ्योरम हमें बहुत ज़रूरी मालूमात फराहम करता है। तो ये ऑल्टरनेटिंग सीरीज लीजिए, A1 - A2 जमा A3 - A4, और ये सिलसिला चलता है आगे तक। यहां पर अगर A1 A2 से बड़ा हो और A2 A3 से बड़ा हो, A3 A4 से बड़ा हो, तो इस थ्योरम का यह कहना है कि ये सीरीज एक हद पे पहुंचेगा, ये कन्वर्ज करेगा। अब इसको मैं साबित तो नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके लिए हमें खासा वक्त चाहिए होगा, लेकिन मैं ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कुछ मिसालें तो आपके सामने ज़रूर रखूंगा। ये है 1 - 1/2 जमा 1/3 - 1/4। ये वो सीरीज है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें ऑल्टरनेटिंग साइंस हैं और ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये घटते चले जा रहे हैं, यहां निस्फ है, यहां 1/3 है, यहां 1/4 है, इसलिए लाइबनिट्स थ्योरम का कहना है कि ये सीरीज डेफिनेटली किसी हद पे पहुंचेगा, ये कन्वर्ज करेगा। हालांकि ये सीरीज कन्वर्ज नहीं करता, लेकिन ये सीरीज कन्वर्ज करता है। अब हम ऑल्टरनेटिंग सीरीज की कुछ मिसालें देखेंगे। सबसे पहले ये लीजिए, यहां पर an log n बटा n है। अब जैसे जैसे n बढ़ता जाता है वैसे वैसे an छोटा होता चला जाएगा और बिल आखिर an 0 पे पहुंचेगा, इसलिए कि log n तो जरूर बढ़ता है लेकिन n ज्यादा तेजी से बढ़ता है। यहां आप लोपिताल्स रूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोपिताल्स रूल के लिए अगर हमने log x बटा x लिया, तो इसकी हद मालूम करने के लिए हम पहले log x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो उससे हमें मिलेगा 1/x। x को डिफरेंशिएट किया तो उससे हमें 1 मिला। तो जैसे जैसे x इन्फिनिटी पर पहुंचेगा वैसे वैसे ये 0 को जाएगा। लिहाजा an कम होता जाता है और कम होते होते बिल आखिर वो 0 पे पहुंचता है। तो लाइबनिट्स के थ्योरम का कहना है कि ये सीरीज डेफिनेटली कन्वर्ज करेगा। एक और मिसाल, क्या ये सीरीज कन्वर्ज करता है कि नहीं? अब यहां पर an बनता है n ताकत n बटा n फैक्टोरियल। इसको खोलने का मतलब ये हुआ, n आप n दफा लिखेंगे
तो n n n n और ये इस तरह के n हैं। इसको फिर हम तकसीम करेंगे n फैक्टोरियल के साथ। तो सबसे पहले n आएगा, उसके बाद n-1, फिर n-2, और ये सिलसिला चलता चला जाएगा। आखिर यहां पर 1 आएगा। तो ये 1 है, n/n 1 है, लेकिन ये 1 से बड़ा है, ये भी बड़ा है, और बाकी सारे आदाद 1 से बड़े हैं। चुनाचे अगर हम ज्यादा n's लगाते चले गए, यानी कि जैसे जैसे n बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे ये इन्फिनिटी को पहुंचेगा, यानी कि ये शर्त पूरी नहीं होती और ये कन्वर्ज नहीं करता, ये डाइवर्ज करता है। सीरीज के कन्वर्जेंस के ऊपर और बहुत सी बातें हो सकती थीं, लेकिन अब हमारा वक्त खत्म हुआ चाहता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एक ऐसा मौजू है जो मैं छेड़ ही नहीं सकूंगा। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में एक इन्फिनिट सीरीज होता है, उसमें हर टर्म के साथ एक पैरामीटर मुंसलिक होता है। पैरामीटर की बाज़ कीमतों के लिए वो इन्फिनिट सीरीज जल्दी कन्वर्ज करता है, बाज़ के लिए हो सकता है कि वो कन्वर्ज करे ही ना। बहरहाल मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि सीरीज़ के कन्वर्जेंस का मौजू एक खासा वसी मौजू है। अब बस हमारे 30 लेक्चर पूरे हो गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनसे काफ़ी कुछ सीखा होगा।